Hello everyone, welcome to my channel Shades of Sesame. I hope all of you are doing really well. In today's video, I'll be talking with you all regarding how you should all manage your time in between paper 1 and paper 2 of UGC NET. This video will be very helpful for all of you who all are preparing for UGC NET exam for June as well as December or any future dates. पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में टाइम डिवीज़न कैसे करें, किस पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, किस पेपर को कम, दिन का किस तरीके से टाइम हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में डिवाइड करें, किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर हो जाए। हर एक यूजीसी नेट एस्पायरेंट के मन में ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। Being I was once a UGC NET aspirant, now that I have cleared all this exam, I can answer all of your questions. So don't forget to watch the video till the very end and subscribe to my channel and like my video so that I will get to know what is your perception towards my videos, whether you are liking my video or not, whether you are getting any kind of information or not. So you can also comment down below if I need to put more information or you need any kind of more information from me. So comment down below. तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो में. Before getting into the time management thing, all of those who all are preparing for UGC NET exam or starting their preparation, they must know what is the pattern of UGC NET exam. In UGC NET exam, there are two papers, paper 1 and paper 2. पेपर 1 जनरल पेपर होता है. कोई भी स्ट्रीम के लोग हो, सबके लिए जनरल पेपर का सिलेबस सेम रहती है, तो सब एक साथ मिलके जनरल पेपर का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं. जनरल पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. सो टोटल मार्क हो गया हमारे जनरल पेपर का 100 मार्क. पेपर 2 जो कि अपना स्ट्रीम का पेपर होता है, जैसे कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी तो मेरा कॉमर्स पेपर था और अपने पेपर से हमारा 100 क्वेश्चन आता था और उसमें भी तुम्हारा ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क हो गया 200 मार्क. तो हमारा क्यूमुलेटिव पेपर 1 और पेपर 2 मार्क हो गया 300 मार्क और उसके लिए हमारा टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 आवर्स का. टाइम में कोई गैप नहीं रहता है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 हम लोग एक साथ ही बैठ के एग्ज़ाम देते हैं और हमारे पेपर के कोई भी क्वेश्चन के लिए हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है. मतलब अगर हम लोग कोई गलत अटेम्प्ट किए तो हमको कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा. अब आ जाता है कि हमारा एज क्राइटेरिया. अच्छा, जो भी नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली उनका टारगेट क्या रहता है कि उन लोगों का कैसे जेआरएफ निकल जाए. तो जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया रहता है कि जनरल मेल के लिए मैक्सिमम 30 ईयर का रहता है. बाकी अदर्स SC ST OBC वुमेन उनके लिए जेआरएफ के लिए 35 ईयर्स. असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है. मतलब कोई भी एज ग्रुप में आप कोई भी एज कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए आप नेट दे सकते हैं, नेट क्लियर कर सकते हैं और वो वैलिड भी रहता है. बट जेआरएफ के लिए मैक्स टू मैक्स अगर आप फीमेल है, SC ST है, OBC है तो आपका 35 ईयर का मैक्सिमम रहता है और जनरल मेल के लिए 30 ईयर का रहता है. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन आता है टू क्लियर जेआरएफ हाउ मच शुड वी स्कोर. हम लोग को पैटर्न पता चल गया कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्यूमुलेटिव मार्क 300 मार्क रहता है. अब हमको जानना है कि हम लोग को कितना स्कोर करना है कि हमारा जेआरएफ निकल जाएगा. अच्छा, 70% ऑफ टोटल मार्क, दैट इज टोटल मार्क है हमारा 300, उसका 70% हो जाता है 210. एटलीस्ट आई हैव रिटन हियर एटलीस्ट, मतलब आप अगर जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो आपको अपने पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपको एटलीस्ट 210 मार्क्स स्कोर करना है. इससे कम रखेंगे तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग जेआरएफ बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इस साल दिसंबर 2024 में कुछ पेपर में ऐसे कट ऑफ गए हैं जिसका कट ऑफ गया है 230. तो मतलब आप अगर इससे कम रखेंगे तो
धीरे धीरे जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप जेआरएफ तो क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, नेट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मेरा इस साल हो गया था, और पीएचडी भी हो जाएगा, बट जेआरएफ नहीं होगा। तो आपको अगर जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो आपको 210 एटलीस्ट स्कोर करना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि इतना ही स्कोर करना है, इससे ज़्यादा आपको टारगेट करना है। कितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं, बट सबसे कम स्कोर करना है तो 210 करना है। इट कैन बी अ सेफ स्कोर टू क्लियर जेआरएफ एग्ज़ाम। अच्छा, अब हमको पता है कि हम लोग को हम लोग का पेपर 1 कितना मार्क कैरी करता है मैक्सिमम, पेपर 2 कितना मार्क कैरी करता है। हम कितना भी अच्छे से कोई भी पेपर का तैयारी कर ले, when we give any competitive exam, always there will be some questions which are unpredictable। मतलब हम लोग के सोच से बाहर कुछ क्वेश्चन आया होगा। हम लोग चाहे कितना भी अच्छे से, हम लोग दिन का 12 12 घंटा 13 13 घंटा हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग को सिलेबस पूरा रिवीजन कर लिए है, सब कंप्लीट है, बट स्टिल देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच आर आउट ऑफ आर इमेजिनेशन, विच आर अनप्रेडिक्टेबल, विच आर आउट ऑफ आर कंटेक्स्ट। आपको लगेगा कहाँ से आया ये क्वेश्चन। वैसे ही यूजीसी नेट में भी हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही है। मतलब अगर हम लोग मान के चले कि चलो पेपर 2 हम लोग हमारा पेपर प्रिपरेशन करके चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि ठीक है मैक्सिमम आप 200 स्कोर कर सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। मतलब मान के चले कि 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसा आता ही है कि जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, मतलब हमारे इमेजिनेशन से बाहर हो, हमारे इमेजिनेशन क्या, हमारे प्रेडिक्शन से बाहर हो। तो उस केस में मान लो कि ठीक है 80 क्वेश्चंस आपके हाथ में है। अब 80 क्वेश्चन से आप सारा का सारा सही करेंगे ये तो ज़रूरी है नहीं। मान लो कि आपने 70 या 75 तक भी सही किया, तो 75 इंटू 2 कितना हो गया, 150 हो गया। 150 में तो तुम्हारा नेट भी क्लियर नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के भरोसे आप नहीं रह सकते। आपको पेपर 1 का भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। सो फॉर जेआरएफ यू मस्ट टारगेट एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1। सो हम लोग को दोनों को ही इनफ इम्पोर्टेंस देना है। अब हमको देखना है कि हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो कितना टाइम किसको देंगे। अच्छा, अगर मैंने पेपर 2 को 4 आवर दिया, पेपर 1 को मैं दे रही थी 2 आवर, मतलब मान के चलो कि 2:1 रेशियो में मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था। आप अगर 2 आवर्स दे रहे पेपर 2 को, उसका हाफ आवर आप देंगे पेपर 1 को। पेपर 1 को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कैरी करता है इम्पोर्टेंस वाइल वी गिव यूजीसी नेट एग्ज़ाम। अब देख लिए कि टाइम डिवाइड हम लोग कैसे करें, ये तो हमें पता चल गया। अब हम हमारे दिन के टाइम पे, मतलब हमारे पढ़ाई के ये आवर्स के बीच में, अगर मान लो तुम 4 आवर्स पेपर 2 को दे रहे हो, पेपर 1 को 2 आवर दे रहे हो, तो दिन के आप 6 आवर प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं। अब ये 6 आवर्स को आप कैसे, किस पेपर को मतलब क्या क्या टॉपिक्स कवर करें, आपको अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको अच्छे से उसका टॉपिक्स डिवीजन भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। बट अभी के लिए मैं ये बोलूँगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया टॉपिक पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। मतलब जो भी दिन का पढ़ाई कर रहे हो उसका एमसीक्यूज लगा लो। मान लो कि मैं मेरा एग्जांपल दूंगी, तो मैंने मान लो कि हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मैंने हॉथरॉन स्टडी, हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स पढ़ा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने आज के दिन में मैनेजमेंट का इतना कवर किया है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा ख़त्म हो गया तो मैं आज के दिन का ये 3 टॉपिक का जितना भी एमसीक्यूज होगा इंटरनेट में मैं वो लगा लूँगी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, उससे साथ साथ तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग में ही वो सेट होके रह जाएगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के टाइम डिवीजन के साथ साथ हमें क्या करना है, एवरीडे प्लान भी करते रहना है।
टाइम टेबल एक फिक्स करना पड़ेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन आप अगर टाइम शुरू कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन 6 आवर का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आपको किस पेपर को या फिर किस टॉपिक को कितना टाइम पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर वो नहीं पता होगा तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस वास्ट रहता है। पेपर 1 का भी करना है, पेपर 2 का भी करना है, तो आपको उस हिसाब से पूरा प्रॉपर प्लान करके चलना पड़ेगा। बस मैं ये नहीं बोल रही आप 6 आवर्स ही पढ़ाई कीजिए, सबके पास टाइम देने के लिए मतलब टाइम स्पैन सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं काम कर रही थी, उसके साथ साथ पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। तो मेरे पास जितना भी टाइम रहता था मैं उसको इसी रेशियो में बांट देती थी। पेपर 2 सबका खुद का पेपर होता है। मतलब तुमको पता होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या रहता है, किसका वीक एरिया क्या रहता है। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के चलना है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है हर दिन हर टाइम पे उसको क्या करना है कि PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। मतलब जो भी पेपर 2 सबका है उनका स्ट्रॉन्ग एरिया तुमको पता होगा, तो तुमको क्या करना है, उसका PYQ सॉल्व करना है, MCQs। तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगा। पेपर 2 का अच्छा कुछ वीक एरिया भी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास टाइम है, मान लो तुम जून का एग्ज़ाम नहीं दे के दिसंबर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम है क्लियर करने के लिए। तो तुम क्या करोगे, जो भी वीक एरिया तुम्हें पता होगा तुम्हारा वीक एरिया, सबसे पहले तुम्हारा काम रहता है कंसेप्ट क्लैरिटी लाना है। कंसेप्ट क्लैरिटी मतलब मान लो मुझे मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, मैनेजमेंट का मैं पूरा एक बुक लाऊंगी। हाँ, तो मैं या तो ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब वीडियो देख लेती थी। तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इम्पोर्टेंस, उसके अंडर में क्या क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, एवरीथिंग। तो मुझे क्या करना है, सबका मीनिंग, सबके अंडर में क्या क्या चीज़ें आता है, मुझे पहले जैसे सिलेबस के हिसाब से जानना है वो सब चीज़ें। उसके बाद जाके तुमको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है, PYQ देखना है, फिर जाके सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब तुमको पढ़ना नहीं है जाके फिर से, रिवीजन मतलब यही है कि तुम कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर प्रीवियस ईयर हो गया फिर तुम कितना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो इतना ही तुम्हें करना है अभी के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा पेपर 1 का टाइम डिवीजन जानना है कि आपको किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को, मतलब जितना भी यूनिट्स है, हमारा 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स को किसको कितना टाइम देना है, तो आप कमेंट कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।